मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय प्रकाश की चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आज हम उसमें प्रकाश का अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, इसकी क्या शर्त होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आपको बता दें कि जैसे कि हमने पिछले सेशन में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने ठोस अपारदर्शी तल से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है वापस लौट जाना। तो इसके लिए शर्त थी कि जो माध्यम दूसरा होना चाहिए वो अपारदर्शी होना चाहिए। लेकिन जब अपवर्तन की बात होती है, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है विचलित हो जाना, मतलब अपने मार्ग से हट जाना। क्योंकि हमको पता है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है, लेकिन अगर प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति ना करके थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है, तो इसको हम अपवर्तन कह सकते हैं। तो अपवर्तन कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है? तो आपको बता दें कि जब माध्यम चेंज हो रहा हो, और माध्यम कैसा होना चाहिए? जिसमें प्रकाश गति कर सके, मतलब पारदर्शी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है कि एक माध्यम ऊपर से आ रहा है प्रकाश, और उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन थोड़ा सा तिरछा हो गया, मतलब विचलित हो गया। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक गिलास लिया, एक गिलास में आधा गिलास पानी भर दिया और उसमें एक पेंसिल डाली, तो देखते हैं हम पेंसिल टेढ़ी नजर आती है। तो ये किस कारण आती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी तरीके से कांच के गिलास में अगर हम आधा गिलास पानी भर के उसमें एक सिक्का भी डाल देते हैं तो वो भी हमको उठा हुआ नजर आता है, तो भी ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में दो शर्तें होती हैं, क्योंकि माध्यम भी दो प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है जो बिल्कुल हल्का माध्यम होता है, और सघन का मतलब होता है घना माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो जो प्रकाश की किरण होती है वो अवलंब की पास में झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। ये ध्यान देना है। इसके बाद आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के नियम की तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम यही है कि अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर। दूसरा नियम होता है, जैसा कि ऊपर बन रहा है, जो अवलंब के साथ में आपतित किरण कोण बना रही है आई, मतलब आपतन कोण, और जो आर बन रहा है नीचे की ओर अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं, मतलब इनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे कि इधर समझ लीजिए, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। तो साइन आई
और बराबर का चिन्ह लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लिख देते हैं n इंटू साइन आर। तो साइन आर को इस तरफ लाएंगे, अपॉन में आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल n। यही स्नेल का नियम है, जहां n एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब होता है दोनों माध्यमों के जो आपतन कोण अपवर्तन कोण का जो अनुपात है वो नियत होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम। इसके बाद आते हैं कि बात करते हैं अपवर्तन से ही संबंधित कुछ और क्रिया। दो क्रिया और हैं, जैसे कि आपको बता दें कि क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो अपवर्तन में ही क्रांतिक कोण क्या है? जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, मतलब ऊपर का, मतलब प्रकाश की किरण को थोड़ा सा और झुका, ठीक है, तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। और 90 अंश कब होगा? जब अवलंब और जो तल को छूती हुई लाइन अगर गुजर जाए अपवर्तित किरण, मतलब अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाए। तो यदि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, अर्थात अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाए, तो जिस आपतन कोण पर यह स्थिति आती है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक और क्रांतिक कोण का संबंध सूत्र भी होता है, उसको भी हम समझेंगे कि क्रांतिक कोण का सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो चलिए क्रांतिक कोण का हम सूत्र देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि क्रांतिक कोण का सूत्र होता है n इक्वल 1 अपॉन साइन c। क्रांतिक कोण का सूत्र क्या होता है? n इक्वल 1 अपॉन साइन c। c क्या है? क्रांतिक कोण। तो n इक्वल 1 अपॉन साइन c होता है। इसी से संबंधित एक क्रिया और होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो जब इसी को और झुका दें प्रकाश की किरण को, जो आपतित किरण है, यदि आपतित किरण को और थोड़ा झुका दिया जाए, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, तो अपवर्तित किरण अपने ही माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। तो अपवर्तित किरण अपने ही माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। तो जैसे कि वो देख रहे हैं आप चित्र में कि अपवर्तित किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट रही है, तो इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से आज आपने क्या क्या समझा? प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम बात करेंगे लेंस की, जो अगले सेशन में हम बताने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।